नमस्कार साथियों, आज हम शुरू कर रहे हैं रीट के लिए क्विज। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में 16 महाजनपदों में कितने प्रकार के राज्य? देखिए, हमें पता है कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अंदर 16 महाजनपदों की सूची दी गई है। ये 16 महाजनपद दो प्रकार में बंटे हुए थे, या तो ये थे राजतंत्र या थे ये गणतंत्र। ठीक है, तो इस प्रकार ये राजतंत्र और गणतंत्र थे। तो हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल के अंदर 16 महाजनपद दो प्रकार के राज्यों में विभक्त थे, गणतंत्र और राजतंत्र। दूसरा प्रश्न है, निम्न महाजनपदों में से किस महाजनपद में राजतंत्र नहीं था? देखिए, हमने ऊपर बात की है कि 16 महाजनपदों में से दो महाजनपद थे, गणतंत्र और राजतंत्र। तो यहाँ ये ध्यान रहना जरूरी है कि राजतंत्र थे उन राज्यों की संख्या या जनपदों की संख्या 4 थी, और ये 4 कौन कौन से थे? कौशल, वत्स, अवंती, मगध। ठीक है, ये थे। तो यहाँ इसमें ऑप्शन हो जाएगा मत्स्य। ठीक है, यानी मत्स्य महाजनपद है वो राजतंत्र नहीं था। कौशल, मगध, अवंती, ठीक है, और इनके अलावा वत्स, ये 4 महाजनपद राजतंत्र थे। तीसरा प्रश्न है, जांगल देश में शामिल जिले हैं। देखिए, इनमें उपरोक्त में से अपने को 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें बीकानेर से जो जोधपुर का क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है, बीकानेर, जोधपुर या जोधपुर बीकानेर, ये जिले जांगल देश के अंदर शामिल जिले हैं। इन जिलों के अंदर देखिए कुरु जांगला, माद्रे जांगला, ये भी जांगल देश के नाम आए हैं। ठीक है, और इनकी राजधानी है वो अहिछत्रपुर थी, जिसे वर्तमान में नागौर नाम से हम जानते हैं। ठीक है, और बीकानेर चूंकि इस जांगल क्षेत्र का भाग था, इसलिए बीकानेर के जो शासक थे वो जांगलधर बादशाह के नाम से भी जाने जाते थे। चौथा प्रश्न है, मत्स्य जनपद किन नदियों के बीच फैला था? ठीक है, देखिए, मत्स्य जनपद के बारे में हम काफ़ी चर्चा सुनते हैं, महाभारत से भी ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मत्स्य महाजनपद है, उसका विस्तार चंबल के पास की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी के क्षेत्र तक फैला हुआ था। ठीक है, तो चंबल से लेकर सरस्वती नदियों के बीच ये क्षेत्र फैला हुआ था, और मूल रूप से हम मत्स्य उसमें जयपुर के आसपास का क्षेत्र शामिल करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के अनुसार किस राजा ने मत्स्य और चेदी दोनों महाजनपदों पर शासन किया था? ठीक है, तो देखिए, इसमें जो हमारा आंसर है वो होगा सहाज नामक राजा ने। किस राजा ने? सहाज। महाभारत के अनुसार पता चलता है हमें कि सहाज नामक राजा ने मत्स्य और चेदी महाजनपद पर शासन किया था। देखिए, यहाँ हम सिकंदर की बात करें तो वो तो बहुत बाद का शासक है। ठीक है, और वासुदेव, कृष्ण, ये अलग ऑप्शन यहाँ नजर आ रहे हैं। छठा जो प्रश्न है वो है, मत्स्य जनपद प्रारंभ में तो चेदी महाजनपद का अंग था, परंतु कालांतर में ये किस महाजनपद का अंग बन गया? देखिए, मत्स्य जनपद शुरुआत में चेदी महाजनपद के अंतर्गत था, लेकिन बाद में ये मगध का एक अंग बन गया था। क्यों? कि मगध है उसका लगातार विस्तार होता गया और मगध अपने आप को शक्तिशाली रूप में स्थापित करता चला गया। 7वां प्रश्न है, महाभारत के अनुसार सुरसेन महाजनपद पर किस वंश का शासन था? ठीक है, तो सुरसेन महाजनपद है उस पर यदुवंश का शासन था। ठीक है, देखिए, जो सुरसेन है वो आधुनिक ब्रज क्षेत्र में स्थित एक महाजनपद था, और इसकी राजधानी है वो मथुरा मानी गई है। ठीक है,
और इसको सुरसेनोई या मोथेरा राजधानी के नाम से भी संकेत किया गया है, क्योंकि कुछ प्राचीन जो यूनानी लेखक है वो इस राज्य को सुरसेनोई तो राजधानी को मेथोरा के नाम से भी कहीं कहीं संबोधित करते हैं। ठीक है, और भरतपुर, धौलपुर, करौली ये जो क्षेत्र है वो सुरसेन के अंतर्गत आते थे। हालांकि अलवर जिला भी इसके अंदर शामिल था, लेकिन अलवर का केवल कुछ ही भाग इसके अंदर शामिल होता था। 8वां प्रश्न है, राजा सुसीन ने 10 राजाओं को युद्ध में पराजित किया था, उनका संबंध किस महाजनपद से था? तो उनका संबंध था सीवी महाजनपद से। किससे था? सीवी महाजनपद। देखिए, सीवी जनपद की राजधानी शिवपुर थी। कौन सी थी? शिवपुर। और राजा सुसीन ने उसे अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में पराजित किया था। और प्राचीन शिवपुर की पहचान वर्तमान पाकिस्तान के सोरकोट नामक स्थान से की जाती है। ठीक है, ध्यान रखें। 9वां अगला प्रश्न है, गणतंत्र राज्यों यानी महाजनपद, महाजनपद की राज सत्ता कुलीन परिवार के हाथ में होती थी। ठीक है, किन परिवारों के हाथ में होती थी? कुलीन परिवार के हाथों में थी। इन परिवार के संस्थागार के सदस्य निर्धारित विषयों पर अपने विचार व्यक्त करते थे। तो जो विचार व्यक्त करते थे वो क्या कहलाता था? ठीक है, वो अनुयु विरोध कहलाते थे। क्या कहलाते थे? अनुयु विरोध। ठीक है, देखिए, जिन विषयों पर विवाद होते थे उन पर फिर मतदान करवाया जाता था और मतदान के लिए बहुरंगी सलाखाएं काम में ली जाती थी। 10वां प्रश्न है, सीवी जनपद की राजधानी शिवपुर वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है? इसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं, ये सोरकोट नाम से जानी जाती है। ठीक है, यानी प्राचीन शिवपुर की पहचान वर्तमान पाकिस्तान के सोरकोट नामक स्थान से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित सीवी जनपद की राजधानी थी। ठीक है, देखिए, राजस्थान के पास स्थित नगरी इस जनपद की राजधानी थी, चित्तौड़ के पास। राजस्थान में देखो ऐसा माना जाता है कि ये जो सीवी है या जिसको हम सोरकोट नाम से शिवपुरी की पहचान कर रहे हैं, वही लोग कालांतर में क्या हुआ कि राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में आकर बस गए और या इन्होंने चित्तौड़ के पास नगरी को राजधानी बनाकर अपना यहाँ राज्य स्थापित किया था। तो राजस्थान के अंदर सीवी जनपद की राजधानी नगरी थी। 12वां जो प्रश्न है, वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध किस महाजनपद से था? ठीक है, देखिए, इनका संबंध सुरसेन से था। ठीक है, यानी वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध सुरसेन से ही था और महाभारत के अनुसार यादव वंश या यदुवंश का यहाँ शासन था। इसका उल्लेख हम पहले ऊपर प्रश्नों में कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरसेन जनपद में निम्न में से कौन सा जिला संबंधित नहीं था? इसकी जिक्र भी हम पहले कर चुके हैं। देखिए, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, हालांकि ये सभी जिले सुरसेन के भाग थे, लेकिन इसमें अलवर जिला है वो यहाँ अलग होगा, क्योंकि अलवर जिले का केवल पूर्वी भाग ही इसके अंदर शामिल था, बाकी इसमें शामिल नहीं था, जबकि भरतपुर, धौलपुर, करौली का अधिकांश भाग इसका पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध महाजनपद का आविर्भाव किस वंश के समय में हुआ? देखिए, मगध को उत्कर्ष पर पहुंचाने वाला वंश था हर्यक वंश। ठीक है, यानी प्राचीनतम वंश हर्यक वंश माना गया है, जिसके समय मगध है वो उत्कर्ष को प्राप्त हुआ था। मगध के राज सिंहासन पर धनानंद कब सिंहासनारूढ़ हुआ था? देखिए, मगध के राज सिंहासन पर धनानंद 326 ईसा पूर्व में
सिंहासनारूढ़ हुआ और इसी समय चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर का आविर्भाव भी हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब धनानंद सिंहासनारूढ़ हुआ तब पश्चिम उत्तर भारत किसके आक्रमणों से आक्रांत था? तो वो शख्स था सिकंदर। ठीक है, जैसे ए ऑप्शन में दे रखा है सेल्यूकस। देखिए सेल्यूकस है वो सिकंदर के बाद, सिकंदर के जाने के बाद उसके यहाँ भारतीय प्रदेशों का गवर्नर बना था। और जहाँ तक डाइमेक्स एंटियोक्स की बात है वो बाद के यूनानी व्यक्ति हुए हैं, यानी सिकंदर के तुरंत बाद कौन था? सेल्यूकस था। और 17वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य कितने वर्ष की आयु में मगध के सिंहासन पर बैठा था? यानी चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध के सिंहासन पर बैठा तब उसकी आयु 25 वर्ष की आयु थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18वां, चंद्रगुप्त ने 500 हाथियों के बदले सेल्यूकस से कौन कौन से क्षेत्र प्राप्त किए थे? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस जो कि सिकंदर के छोड़े गए प्रदेशों का या सिकंदर के जाने के बाद उसके प्रदेशों का गवर्नर या स्वामी बना था सेल्यूकस। उस सेल्यूकस का चंद्रगुप्त के साथ 305 ईसा पूर्व में संघर्ष हुआ और सेल्यूकस हार गया और दोनों के बीच संधि हो गई। इस संधि के अंदर सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलिना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था और उसने अपने कुछ प्रांत किसको दिए थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट किए थे। तो सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को कौन कौन से क्षेत्र दिए थे? उन क्षेत्रों के अंदर है अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के क्षेत्र। ठीक है, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के क्षेत्र उनको दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिणी भारत पर भारी आक्रमण किया था? देखिए ये तमिल ग्रंथ हैं अहनानुरु और मुर्नानुरु। उपयुक्त दोनों ग्रंथों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिणी भारत पर भी आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 20, बिंदुसार के दरबार में फिलाडेल्फस टोलमी द्वितीय ने किस राजदूत को भेजा था? देखिए बिंदुसार के दरबार में फिलाडेल्फस टोलमी द्वितीय ने अपने राजदूत डियानीसियस को भेजा था। यानी किसको भेजा? डियानीसियस को भेजा था। जो बिंदु है वो है सिंधु घाटी सभ्यता, यह हमारी प्राचीन सभ्यताएं। देखिए हमारा पहला प्रश्न है, दो ऐसी पशु आकृतियाँ जिनको संभावित गाय की आकृति माना गया है कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो। ये 4 ऑप्शन हमारे पास है। देखिए इसका सही आंसर है लोथल। क्या है? लोथल। देखिए लोथल है, उसकी प्राप्ति हमें कहाँ से हुई है? लोथल की प्राप्ति हमें सराग वाला गांव अहमदाबाद गुजरात से मिली है और लोथल की खोज है वो S.R. राव द्वारा की गई थी। लोथल का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का या प्रेतों का टिल्ला। तो दो ऐसी पशु आकृतियाँ जिनको संभावित गाय की आकृति माना गया है वो लोथल से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तूप टीला किस सभ्यता से संबंधित है? देखिए स्तूप टीला है वो मोहनजोदड़ो से संबंधित है। मोहनजोदड़ो है उसका शाब्दिक अर्थ भी मृतकों या प्रेतों का टीला है। ध्यान रखें लोथल और मोहनजोदड़ो दोनों का ही शाब्दिक अर्थ है वो मृतकों या प्रेतों का टीला होता है। और जहाँ तक स्तूप टीले की बात है तो मोहनजोदड़ो का दुर्ग है उसे स्तूप टीला भी कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर है वो कुषाण कालीन बौद्ध स्तूप मिला है, इसलिए ये स्तूप टीला कहा जाता है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की औद्योगिक नगरी किसे कहा गया है? देखो सिंधु सभ्यता की औद्योगिक नगरी का दर्जा चनूदड़ो को दिया जाता है जो कि सिंध पाकिस्तान से प्राप्त होने वाली एक सभ्यता है। ठीक है, देखिए सिंधु सभ्यता में औद्योगिक नगरी का दर्जा चनूदड़ो को क्यों दिया गया है?
एक तो यहाँ से मन के बनाने का कारखाना मिला है और साथ ही साथ यहाँ से शिल्पी गतिविधियों के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं, इसलिए चनूदड़ो को सिंधु सभ्यता की औद्योगिक राजधानी या औद्योगिक नगरी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, R37 कब्रिस्तान संस्कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो R37 कब्रिस्तान संस्कृति हमें हड़प्पा से प्राप्त हुई है और हड़प्पा है वो रावी नदी के तट पर हमें प्राप्त हुआ है। यहाँ से केवल R37 कब्रिस्तान ही नहीं बल्कि यहाँ से ऐच समाधि भी प्राप्त हुई है, जिसे ऐच संस्कृति भी कहा गया है। देखिए ऐच संस्कृति में क्या है कि जो शव है उस शव का सर है वो दक्षिण में है, ठीक है। देखिए सभी जगह जो शव है उसका सर उत्तर में है, लेकिन यहाँ जो शव मिला है उसका सिर दक्षिण में है और पैर उत्तर में है, इसलिए हड़प्पा के उस समाधि को ऐच सिमेट्री या ऐच समाधि या ऐच संस्कृति कहा गया है। साथ ही साथ हमें ताबूत में भी शव की प्राप्ति हड़प्पा से प्राप्त हुई है, संभवतः वो किसी विदेशी की समाधि या शव रहा हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समृद्धों का शहर कही जाने वाली सभ्यता कौन सी है? देखिए समृद्धों का शहर कहलाने वाली सभ्यता है बनवाली। बनवाली का उपनाम ही समृद्धों का शहर है, क्योंकि बनवाली से सिंधु सभ्यता के शहरों के सभी लक्षण दिखाई देते हैं और इसी के साथ साथ यहाँ से वाश बेसिन के साक्ष्य भी मिले हैं। इसके आधार पर इसको समृद्धों का शहर कहा जा रहा है। छठा प्रश्न है, दीनहीनों की बस्ती किस सभ्यता को कहा गया है? देखिए दीनहीनों की बस्ती कालीबंगा सभ्यता को कहा गया है। कालीबंगा जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से हमें प्राप्त हुई है। और इसे दीनहीनों की बस्ती क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ हमें कच्ची ईंटों से निर्मित सामग्रियां प्राप्त हुई है, या यूं कहें कि निर्माण कार्यों में यहाँ लोगों ने कच्ची ईंटों का अधिक इस्तेमाल किया है, इसलिए इसे दीनहीनों की बस्ती का दर्जा दिया गया है। और कालीबंगा की सबसे महत्वपूर्ण बात यदि देखें तो वो है जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले, जो विश्व के एकमात्र साक्ष्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? देखिए लिपस्टिक के साक्ष्य हमें मिले हैं चनूदड़ों से। चनूदड़ो जो क्षेत्र है वो हमें सिंध पाकिस्तान से मिला है और यहाँ से सौंदर्य प्रसाधन सामग्री के रूप में लिपस्टिक, काजल, कंघा, हेयर क्लिप आदि मिले हैं। और साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यताओं के क्षेत्रों में ये एकमात्र स्थल है जहाँ से दुर्ग या गढ़ी का कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो दुर्ग या गढ़ी का कोई प्रमाण कहाँ से नहीं मिला? चनूदड़ों से नहीं मिला है। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन व्यापारिक गतिविधियों की राजधानी किसे कहा गया है? देखिए हड़प्पा कालीन व्यापारिक गतिविधियों की राजधानी का दर्जा लोथल को दिया गया है। लोथल है वो एक छोटा जवारीय बंदरगाह था और मेसोपोटामिया जैसी सभ्यता से यहाँ व्यापार किया जाता था, ठीक है। तो व्यापारिक गतिविधियों की राजधानी लोथल था, जहाँ गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला हमारा प्रश्न है, लकड़ी की नालियों का साक्ष्य कहाँ से मिला है या किस सभ्यता से मिला है? देखिए लकड़ी की नालियों के साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिला है, जो हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे हमें प्राप्त हुई है। और ये है वो अमलानंद घोष या ए घोष के द्वारा खोजी गई सभ्यता है, जिसका उत्खनन लाल व थापर द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया? लाल व थापर के द्वारा। अगला प्रश्न है, मिट्टी की पकी हुई पाइपदार नालियों के साक्ष्य कहाँ से मिले? देखिए मिट्टी की पकी हुई पाइपदार नालियों के साक्ष्य हमें चनूदड़ों से मिले हैं, ठीक है।
चनूदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से मिट्टी की पकी हुई पाइपदार नालियों के हमें साक्ष्य मिले हैं। और साथ ही साथ चनूदड़ो की ये विशेष बात है, वो सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा महत्वपूर्ण नगर था, जिसकी खोज 1931 में एन.जी. मजूमदार द्वारा की गई। यानी चनूदड़ो की खोज 1931 में एन.जी. मजूमदार ने की थी और सिंध पाकिस्तान में ये प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, पशुपति शिव या आद्य शिव, यहाँ पढ़ेंगे आद्य शिव की प्रतिमा या मुहर कहाँ से मिली है। तो पशुपति शिव या आद्य शिव की प्रतिमा हमें मोहनजोदड़ो से मिली है और ये प्रतिमा सेल खड़ी से बनी है। किससे बनी है? सेल खड़ी से बनी हुई प्रतिमा है। इसकी खास बात यह है कि इसको पशु घेरे हुए हैं और ये पद्मासन रूप में बैठे एक योगी की सी मुद्रा है। यहाँ इस मोहर में जहाँ बाईं तरफ की बात करें तो बाईं तरफ भैंसा और गेंडा है, जबकि दाईं तरफ बाघ और हाथी को दर्शाया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, चालाक लोमड़ी और कौवा कहानी का संकेत कराने वाले पात्र कहाँ से मिले हैं। देखिए, चालाक लोमड़ी और प्यासा कौवा आदि हैं, उनके संकेत कराने वाले जो पात्र है वो हमें लोथल से प्राप्त हुए। साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि पक्के रंग से रंगे पात्र मिले हैं लोथल से, जिन पर ये चित्र उत्कीर्ण किए गए हैं, बनाए गए हैं। और लोथल से हमें एक विशेष प्रतिमूर्ति मिली है जो घोड़े की लघु मृण मूर्ति है, वो भी लोथल का एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। अगला प्रश्न हमारा है, मध्यम नगर का साक्ष्य कहाँ से मिला है। देखिए, मध्यम नगर की जहाँ तक बात है वो हमारा स्थल है धोलावीरा। देखिए, धोलावीरा है वो 2 की बजाय 3 भागों में विभाजित एक नगर था और ऐसा माना जाता है कि एक भाग शासक के लिए, दूसरा मध्यम वर्ग के लोगों के लिए और संभवतः तीसरा जनसाधारण वर्ग के लोगों के लिए रहा होगा। और इसके जो 2 भाग है वो दुर्ग थे। धोलावीरा में गुजरात के कच्छ जिले में बचाऊ तालुका में स्थित एक साधारण गांव से प्राप्त हुआ है। कहाँ? गुजरात के कच्छ जिले में बचाऊ तालुका में साधारण से गांव से। तो ये गुजरात में मिले हुए सबसे नए शहरों के अंदर भी धोलावीरा आता है। अगला प्रश्न है, मिट्टी का हल या हल की आकृति हमें कहाँ से मिली है। देखिए, मिट्टी का हल या हल की आकृति हमें बनवाली से मिली है। बनवाली देखिए, हिसार हरियाणा से प्राप्त एक सभ्यता है जो घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र से प्राप्त हुई है। यह एक प्राक हड़प्पा कालीन नगर है। ठीक है। और ये बनवाली एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ से जल निकासी का पूर्णतया अभाव देखने को मिला है, या पूर्णतया अभाव यहाँ था। अगला प्रश्न हमारा है, झुकर व झांगर संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं। देखिए, झुकर और झांगर संस्कृति के अवशेष चनूदड़ो से मिले हैं। अब बात ये उठती है कि आखिर ये झुकर और झांगर संस्कृति है क्या। देखिए, झुकर और झांगर संस्कृति है वो परवर्ती सिंधु संस्कृतियाँ हैं। क्या है? परवर्ती सिंधु संस्कृतियाँ हैं। झुकर संस्कृति की बात है तो झुकर संस्कृति के जो मृदभांड है उन पर लाल रंग की मोटी रेखाओं से विभिन्न ज्यामितीय चित्र चित्रित किए गए हैं। यानी लाल रंग की मोटी रेखाओं से विभिन्न ज्यामितीय चित्र चित्रित हैं। कहाँ? झुकर संस्कृति में। और जबकि झांगर संस्कृति की बात करें तो यहाँ के मृद भांडों पर हल्के रंग से चित्रण किया हुआ है। ठीक है। तो ये परवर्ती सिंधु संस्कृति है जो चनूदड़ो से मिली है, अर्थात ये जो संस्कृतियाँ हैं वो सिंधु सभ्यता के अवशेषों पर निर्मित हुई है। 16वां हमारा प्रश्न है, कौन सा सिंधु स्थल 7 बार उजड़ा और पनपा माना जाता है। देखिए, हमारे इन क्षेत्रों के अंदर
मोहनजोदड़ो एक ऐसा स्थल है जिसे 7 बार उजड़ा और 7 बार पनपा हुआ माना गया है। देखिए, विद्वानों का कहना है यदि धरातल का पानी आड़े नहीं आता तो शायद इसके और भी स्तर देखने को मिलते, लेकिन 7 स्तरों तक खुदाई हुई है जिसका ये पनपने और उजड़ने का संकेत मिलता है। देखिए, जो मोहनजोदड़ो है उसे सिंध का बाग या सिंध का नखलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंध का बाग या नखलिस्तान, नखलिस्तान का तात्पर्य क्या होता है? कोई ऐसा स्थल जिसके चारों तरफ तो उजाड़ क्षेत्र और बीच में कोई हरा भरा मैदान हो, वो एक नखलिस्तान के रूप में देखा जाता है। तो मोहनजोदड़ो की स्थिति ऐसी ही थी जिसके चारों तरफ खुला उजाड़ क्षेत्र था और बीच में मोहनजोदड़ो भरा पूरा हरा भरा एक क्षेत्र था। प्रश्न संख्या 17, सेलखड़ी की 800 मोहरें कहाँ से मिली हैं? तो सेलखड़ी से बनी हुई 800 मोहरें हड़प्पा से मिली है। कहाँ से मिली हैं? हड़प्पा से। ध्यान रखें कि लगभग इस सभ्यता से 2200 की संख्या में मोहरें मिली हैं, जिनमें 800 मोहरें तो हमें हड़प्पा से मिली हैं और सर्वाधिक 1200 मोहरें हमें मोहनजोदड़ो से मिली है, और वहीं से हमें 5 बेलनाकार मोहरें भी मेसोपोटामिया की मिली है। ध्यान रखें कि हड़प्पा है वो 1921 में रावी नदी के तट पर खोजा गया था और मोंटगोमरी क्षेत्र में मिला था। वर्तमान मोंटगोमरी है वो साहिवाल के नाम से जाना जाता है। 18वां प्रश्न है, एकमात्र स्थल जहां से वक्राकार ईंटें मिली हैं वो क्षेत्र है हमारा चनूदड़ो, यानी एकमात्र स्थल चनूदड़ो है जहां से वक्राकार ईंटें मिली है, जो सिंध पाकिस्तान से प्राप्त होने वाली एक सभ्यता स्थल है। 19वां हमारा प्रश्न है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? देखिए, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलने वाली सभ्यता है कालीबंगा, जो हनुमानगढ़ घग्गर नदी के किनारे मिली है, और काली चूड़ियों की अधिक प्राप्ति के कारण इसे कालीबंगा नाम दिया गया है। और यहाँ की सबसे प्रिय व्यवस्था या सबसे बड़ी विशेषता जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिला, जो विश्व का एकमात्र साक्ष्य है। 20वां प्रश्न है, सिंधव सभ्यता का चौथा महत्वपूर्ण नगर कौन सा था? देखिए, जहाँ तक सिंधव सभ्यता के स्थलों की बात है तो यहाँ कई स्थलों को महत्वपूर्ण माना गया है। जैसे सबसे पहला स्थान दिया गया है हड़प्पा को, ठीक है, यानी सिंधव सभ्यता का पहला महत्वपूर्ण स्थल क्या है? हड़प्पा। और दूसरा महत्वपूर्ण स्थल माना गया है वह मोहनजोदड़ो, और तीसरा जो माना गया है वो है चनूदड़ो, और चौथा महत्वपूर्ण नगर की बात आती है तो वो है लोथल। यानी पहला महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा है, दूसरा मोहनजोदड़ो है, तीसरा चनूदड़ो है, और चौथा लोथल महत्वपूर्ण नगर माना गया है। देखिए, महत्वपूर्ण नगर कैसे माने गए हैं? क्योंकि इन सभी स्थानों पर परिपक्व तथा उन्नत हड़प्पा संस्कृति के अवशेष या साक्ष्य मिले हैं, या उन्नत हड़प्पा संस्कृति के दर्शन होते हैं, इसलिए इनको महत्वपूर्ण नगरों का दर्जा दिया गया है। प्रश्न संख्या 21 है, वास बेसिन या धावन पात्र के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो वो क्षेत्र है बनवाली, हिसार, हरियाणा, जिसे वास बेसिन के साक्ष्यों के कारण समृद्धों का शहर भी कहा गया है। बनवाली की खोज की जहाँ तक बात है उसे R.S. बिष्ट द्वारा खोजा गया था। यहाँ से एक और ख़ास बात है, यहाँ से हमें तिल और सरसों के ढेर मिले हैं। किसके ढेर मिली हैं? तिल और सरसों के ढेर भी हमें बनवाली से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गुजरात के कच्छ जिले के बचाऊ तालुका में कौन सी सभ्यता प्राप्त हुई है? देखिए, ये बात पहले भी आ चुकी है। ये क्षेत्र है हमारा धोलावीरा। गुजरात के कच्छ जिले के बचाऊ तालुका से हमें धोलावीरा क्षेत्र मिला है,
और धोलावीरा 3 भागों में विभाजित एकमात्र क्षेत्र था। साथ ही साथ यहाँ से विशाल खेल का मैदान या स्टेडियम भी हमें प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 23, विशाल खेल का मैदान स्टेडियम कहाँ से मिला, तो इसकी बात ऊपर कर चुके अपने। ये खेल का मैदान हमें धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 24, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो किस सभ्यता को कहा गया है। देखिए, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो का नाम लोथल को दिया गया है। क्योंकि लोथल की जो नगर योजना है और प्राप्त सामग्री है, उनको देखते हुए इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो का दर्जा दिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, 7 अग्नि वेदिकाओं की प्राप्ति कहाँ से हुई है। तो 7 अग्नि वेदिकाओं की प्राप्ति हमें हुई है कालीबंगा से। देखिए, एक चबूतरे पर 7 अग्नि वेदिकाएं कालीबंगा से मिली हैं। कालीबंगा की अन्य महत्वपूर्ण विशेषता माने तो देखिए, कालीबंगा की एक मुद्रा पर बाघ का अंकन हुआ है, जबकि बाघ यहाँ कभी पाया ही नहीं गया या था ही नहीं। इसके अलावा एक पल्ले वाले किवाड़ के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से मिले हैं। और एक अलग बात करें तो कालीबंगा से मातृ देवी की मृण मूर्ति के साक्ष्य नहीं मिले, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नगरों की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। जो मातृ देवी की मृण मूर्ति है वो कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई। इसी आधार पर यहाँ की धार्मिक भावनाओं का सही रूप से पता नहीं चलता। तो ये थे हमारे आज के प्रश्नोत्तर। आशा है आपको पसंद आए होंगे। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।